हेलो एवरीवन। अपनी मैट्रिसेस की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम आगे चलेंगे किसके ऊपर, रैंक पे, कि किस तरह से हम रैंक किसी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आज के टॉपिक में हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हम करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे। और इसे सीखने के लिए देखिए, हमने पढ़ा था जो मैट्रिक्स वाली हमारी लेक्चर सीरीज थी कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर क्या होता है। अब बात करें यदि सब मैट्रिक्स की, सब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है यदि हम किसी मैट्रिक्स की, एक हमें n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है, यदि हम उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रोज और फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स को हटा दें तो वो क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका सब मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं माइनर की। माइनर भी इसी तरह से एक सब मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, वो क्या कहला रहा है, माइनर। स्क्वायर सब मैट्रिक्स माइनर कहला रहा है, जिसका यूज़ हमने कहाँ किया था, जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तब हमने इसका यूज़ किया था डिटर्मिनेंट के टाइम पे। और मैंने बताया था ये क्या है, माइनर है, और इसका यूज किया था माइनर से हम निकाल रहे थे कोफैक्टर से एडजॉइंट और एडजॉइंट से फिर हम इनवर्स निकाल रहे थे, वहाँ भी इसका यूज़ आया था। ठीक है, माइनर पे हमने बात कर ली। और माइनर आप समझ चुके हैं, माइनर होता क्या है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। और सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है कि किसी गिवन मैट्रिक्स से यदि हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एलिमिनेट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा सब मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब सब मैट्रिक्स हो गया, माइनर हो गया। और एक बात और, माइनर को हमने जब स्क्वायर मैट्रिक्स के वहाँ पे भी बताया था, यदि उस माइनर स्क्वायर माइनर है, यदि वो p क्रॉस p ऑर्डर है उस माइनर का, उस सब मैट्रिक्स का p क्रॉस p ऑर्डर है, तो वो माइनर क्या कहलाएगा, p रोब्ड माइनर। ये उस टाइम पे लिखा दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं सीधे रैंक पे। रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप समझ चुके हैं माइनर क्या होता है और सब मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप माइनर को दिमाग में रखिए, अपने माइंड में सोचते रहिए कि माइनर होता क्या है। बात करते हैं रैंक की। रैंक की बात करते हैं तो इसमें समझिए कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें यदि हमें जो मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर मिलता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, किसी मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर मैट्रिक्स, मैक्सिमम ऑर्डर माइनर जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, वो क्या कहलाता है, वो जो उसका ऑर्डर है माइनर का, वो ही कहलाती है हमारी रैंक। क्या कहलाती है, रैंक। एक मैट्रिक्स है, उसके हमने माइनर्स चेक किए, कुछ माइनर्स देखे, और यदि उन माइनर्स में हमें कुछ माइनर्स ऐसे मिले जो सिंगुलर हैं, कुछ है नॉन सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट जीरो है, या नॉन सिंगुलर मतलब जीरो नहीं है, कुछ हमें मिले हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। अब नॉन सिंगुलर है तो उनमें जो मैक्सिमम ऑर्डर है माइनर्स का, वो जो ऑर्डर है वो क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। ये तो इसकी हो गई एक डेफिनेशन। तो हम माइनर की डेफिनेशन लिखेंगे, a non-negative integer are a non-negative integer are is said to be rank of a matrix
इफ कब कहलाती है? अब आर को मुझे क्या शो करना है, ये क्या है, रैंक। नंबर वन लिखिए। नंबर वन क्या होता है कि हमें एक माइनर कम से कम ऐसा मिलेगा, हमें एक माइनर कम से कम ऐसा मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन सिंगुलर। क्या कह सकते हैं? एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर अच्छा वर्ड है कि उसके डिटर्मिनेंट ही चेक करते हैं। नॉन जीरो से मतलब भी यहाँ पे डेफिनेशन में वही होता है कि डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, यहाँ पे लेते हैं। बाकी नॉन सिंगुलर यदि हमें कहीं डेफिनेशन देनी है, नॉन सिंगुलर हम ज़्यादा होता है। और दूसरा, एक तो हमें मिल गया, अब दूसरा यदि इसे रैंक कहना है तो हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, आपको समझाया अभी कि जो इसका ऑर्डर है जो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा कोई माइनर ले किसी ऑर्डर का। यदि मैं r+1 ऑर्डर का कोई माइनर लूं, उस मैट्रिक्स से r+1 ऑर्डर का माइनर लूं, तो वो हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंगुलर। कैसे? सेकंड कंडीशन लिखें, all minors of order greater than r या greater than equal to r+1, all minors of order greater than equal to r+1 are singular। क्या हो सकता है? सिंगुलर। तो ये तो हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन हो गई? रैंक की। रैंक की डेफिनेशन हमें बताती है कि मैक्सिमम ऑर्डर उसकी रैंक कहलाता है। किसी मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर उसकी रैंक कहलाता है यदि हमें एक माइनर मिले ऐसा जो नॉन सिंगुलर हो और उससे बड़े ऑर्डर का कोई ऐसा माइनर ना मिले जो नॉन सिंगुलर हो। छोटे का मिल सकता है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। छोटे के लिए बात नहीं कर रहे हम, वो आर का तो क्या मिलना चाहिए, आर रैंक है तो आर का तो नॉन सिंगुलर, लेकिन आर से बड़े जितने भी हैं वो सब सिंगुलर मिलने चाहिए, और छोटे वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं रैंक को? इट इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। इस तरह से ये रैंक का सिंबल होता है, ये रो टाइप से थोड़ा सा, रैंक ऑफ ए। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं और हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक हमें निकालनी है रैंक। फाइंड द रैंक, फाइंड द रैंक। मैट्रिक्स दी है ए, कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स है, 1 2 3 5 1 1 5 1 1 17 7 and 9। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना आप सबको आता ही है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये कितने ऑर्डर का है? 3x3 का। एक बात, यदि ये भी तो एक माइनर ही है, ये 3 ऑर्डर का माइनर है। यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए, यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ जाए,
तो हम कह पाएंगे कि मैट्रिक्स कैसा है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, 3 इसका रैंक है। और अब हम डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाए फिर हम इससे छोटे माइनर्स पे बात करेंगे, 3 के बाद 2 क्रॉस 2 पे बात करेंगे, 1 क्रॉस 1 पे बात करेंगे। फिर देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 9 माइनस 7 माइनस 2 45 माइनस 17 प्लस 3 35 माइनस 17 that is 2 minus 2 into ये हो गया 5 minus 17, ये टोटल हो गया माइनस का 56 और ये हो गया प्लस का 54, 18 3 54। हाँ, और हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया 0। अब यदि मेरे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये तो कह दिया मैंने कि रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 3। रैंक ऑफ a 3 नहीं है, ठीक है। अब मैं 2 क्रॉस 2 का एक ऐसा माइनर ढूंढना चाहती हूँ। देखो 1 क्रॉस 1 के तो हमें दिख रहे हैं, ये सब नॉन सिंगुलर है, तो हमें एटलीस्ट एक तो ऐसा मिल रहा है जो नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो 1 रैंक तो है इसकी कम से कम। अब 2 क्रॉस 2 का मैं एक यदि ऐसा माइनर ढूंढ लेती हूँ इसमें 2 क्रॉस 2 का जो नॉन सिंगुलर है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी वरना 1, ठीक है। मैंने ये माइनर ढूंढा, ये ढूंढ लिया, ये ढूंढा 1 1 7 9, क्या आया 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉन सिंगुलर है, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। रैंक कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो इसकी रैंक हो गई 2। इसका डिटर्मिनेंट 0 था, हमें 3 क्रॉस 3 में नहीं मिला तो 0 हो गया। और इसके अलावा कोई और माइनर बन नहीं सकता था 3 क्रॉस 3 का कि हम किसी दूसरे को चेक करें, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, बस एक मिल जाए तो ठीक है। एक और एग्जांपल हम करेंगे, एक और एग्जांपल हम करेंगे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, यहीं पे करते हैं एग्जांपल। अब देखिए एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 2 3 4 0 0 5, ये मैंने एक ले लिया मैट्रिक्स। अब यदि हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है, आ कितना रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 5 इंटू माइनस 5, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसकी रैंक कितनी हो गई 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे हैं हम। एक और मैट्रिक्स देखें, एक मैट्रिक्स यदि मेरे पास इस टाइप से है, कुछ समझाने के लिए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डेफिनेटली 0 आने वाला है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब हम 2 क्रॉस 2 पे जाते हैं। ये वाला माइनर एक ऐसा मिल रहा है जो नॉन जीरो है, या फिर आप इसे छोड़िए, सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाला माइनर नॉन जीरो है। क्या आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट 1 5 0 2, दैट इज 2। तो हमने ये तो कह दिया रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। अब आपने देखा मेरे पास 1 क्रॉस 1 का मुझे ये माइनर मिला जो 0 है, पर मैंने क्या कहा था, छोटे वालों को हम नहीं देखेंगे, छोटे वालों की इतनी औकात नहीं है कि उन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे रैंक के मामले में ध्यान रखें कि रैंक छोटे लोगों की नहीं देखी जाती, बड़ी बड़ी रैंक देखते हैं ना, देखते हैं भाई फर्स्ट रैंक से आईएएस होता है,
सेकंड वाले को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, समझे। तो ये छोटे ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है तो इसकी हमने रैंक देखी 0 आ रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है, हमारी रैंक तो 2 आ गई क्योंकि हमें एक 2 क्रॉस 2 का माइनर मिल गया। अब हमें छोटे वाला देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई स्टूडेंट ये सोच सकता था कि हमें 0 1 मिल रहा है 1 क्रॉस 1 का, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो क्या इसकी रैंक 1 नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हमें तो 2 को पे ही मिल गया, हमें छोटा देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से चेक करेंगे। और एक ये देखिए आप प्रॉपर्टी, आपने सोचा है यदि कि रैंक 0 आ सकती है क्या किसी मैट्रिक्स की? ये बताइए, किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 आ सकती है क्या? नॉन जीरो मैट्रिक्स की कभी भी नहीं आ सकती। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, नॉन जीरो है, तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा नॉन जीरो, मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट तो होगा। मान लिया कोई ए एलिमेंट है, बाकी सारे जीरो हैं, एक एलिमेंट तो है नॉन जीरो, तो मुझे 1 क्रॉस 1 का तो माइनर मिल जाएगा जो नॉन जीरो है, कम से कम मिल जाएगा ना। तो किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। यदि हमें पता है कोई मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब कोई भी सभी की सभी एंट्री 0 नहीं है, तो मैं मान सकती हूँ कि उसकी रैंक 0 तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो लिखिए, इसकी कुछ रिमार्क है। रिमार्क हमें ध्यान रखना है कि ओनली जीरो मैट्रिक्स, फर्स्ट इज ओनली जीरो मैट्रिक्स has rank 0। एक जीरो मैट्रिक्स ही है जो 0 रैंक रख सकता है। अब यदि हम नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात करें, नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स में यदि उसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, नॉन जीरो का जो ऑर्डर है, ऑर्डर n माना मैंने, तो मैक्सिमम n तक उसकी रैंक हो सकती है। n से बड़ी तो नहीं होगी ना, n से बड़ी तो नहीं होगी। रैंक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम n हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम 1, ये याद रखने की चीज है। एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स have rank greater than equal to 1। जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है have rank greater than equal to 1, और उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगी वो कहाँ तक जा रहा है। हो सकता है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ी निकालेंगे अपन रैंक तो अपन m क्रॉस n पे बात करेंगे, और कैसे करेंगे ये देखेंगे अपन आगे, ठीक है। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट किसका? इक्लियन फॉर्म का। किसका आता है? इक्लियन फॉर्म। इक्लियन फॉर्म इक्लियन फॉर्म of a matrix। अब इक्लियन फॉर्म होती क्या है? हमारे पास कुछ रोज ऑपरेशन होते हैं, कुछ कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं। अब इक्लियन फॉर्म में बेसिकली हम करते क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होती है,
हम उसमें इस तरह से जीरो रो ऑपरेशंस लगा के इस तरह से जीरो बनाते हैं कि जो पहली लाइन है उसमें जो जीरोज है आगे जितने नॉन जीरो से पहले जितने जीरोज है अगली वाली रो में नॉन जीरो से पहले नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो जाए। प्रीवियस रो में नॉन जीरो से पहले नंबर ऑफ जीरोज, नेक्स्ट रो में नॉन जीरो से पहले नंबर ऑफ जीरोज पहले वाली से ज्यादा हो जाए, प्रीवियस वाली रो से ज्यादा रहे, हमेशा कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें रो ऑपरेशन करने हैं कि हम जीरो बनाते चले। एग्जाम्पल से आपको और भी बहुत क्लियर हो जाएगा ये। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म का, तो आपको समझ आएगा। आप ये समझिए कि कुछ इस टाइप से मिलेगा हमें मैट्रिक्स, इस टाइप से A11, A12, A13, A14। अब इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, इससे पहले एक भी जीरो नहीं है, हो सकता है पहली रो में एक आ जाए। हो सकता है नेक्स्ट वाली में 3 आ जाए, 4 जीरो आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से एक मैट्रिक्स बन सकता है हमारे पास। हो सकता है ये नॉन जीरो भी हो सकता है एक और रो आ जाए जो पूरी की पूरी जीरो बन जाए हमारे पास। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से हो जाए, 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो जाए, स्क्वायर हो, कॉलम हो, रो हो, कुछ भी हो। आपको मेन बात क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, एवरी नॉन जीरो एंट्री के पहले जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं ये एक तो इंक्रीज करनी चाहिए, नेक्स्ट रो में क्या करनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये मेन बात है। इस टाइप की होती है, आप क्या देख सकते हैं इसमें, इस टाइप की होती है ये इक्विवेलेंट फॉर्म किसी मैट्रिक्स की। जब हम इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे ना और फिर उसके बाद एक नई डेफिनेशन देंगे आपको रैंक की, तब आप देखना। तो आप एक मिनट रुकिए। तो इसकी देखिए जो ए मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखिए। इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जानी आपसे, और ये डेफिनेशन से क्या है, आप कभी जैसे भूल जाते हो प्रोसेस तो इससे ध्यान ला सकते हो कि हमें कैसे कैसे जीरोस लेके आने हैं। ए मैट्रिक्स is said to be in Euclidean form if conditions देखिए, conditions क्या है, the row having each of its entry 0, the row having each entry या element, each entry having each entry 0 lies below मतलब जो जैसे इस वाले मैट्रिक्स में देखिए, इसके पास सारी की सारी जीरोज हैं। जब सारी की सारी जीरोज हैं
तो इसे हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में सबसे नीचे रख रहे हैं। तो यही कह रहा है कि जिसमें सभी एंट्रीज 0 हैं तो हम उसे सबसे नीचे रखेंगे। जिनके पास सबसे नीचे से मतलब है यदि किसी के पास एक भी नॉन जीरो एंट्री है तो उससे तो ये डेफिनेटली नीचे ही आएगी। लाइज द रो हैविंग ईच एंट्री 0 लाइज बिलो every other row having at least a non-zero entry, at least one non-zero entry। यदि उसके पास एक भी नॉन जीरो है तो उससे तो नीचे ही आएगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, वही है कि नंबर ऑफ जीरोज नॉन जीरो से पहले कितने होते हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीजेज इन एवरी नेक्स्ट रो। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीजेज टू द नेक्स्ट रो। द नंबर ऑफ zeros before, ये हो सकता है ये वाली एंट्री 0, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये वाली काउंट होगी, ठीक है। बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इंक्रीजेस नेक्स्ट रो, यानी हर नेक्स्ट रो में ये जीरोस क्या है बढ़ते जाएंगे, जो आपको बताया गया था प्रीवियस वाली रो से ज्यादा हो जाएंगे। ये होती है रो इक्लियन फॉर्म, कुछ इस टाइप से होता है इसका फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल से पहले आप ये लिखिए कि हम कौन कौन से रो ऑपरेशंस करते हैं जिनसे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते हैं। बेसिकली 3 रो ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है हम कोई भी 2 रो है उन्हें इंटरचेंज कर दें। सेम ऑपरेशन कॉलम में भी लगाते हैं, पर अभी हम रो बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ओनली रो के लिए लिखते हैं और रो पे करते हैं। ये सेम आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है, पहला ऑपरेशन ये होता है कि हम कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। फर्स्ट को मैंने सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट। डिटर्मिनेंट निकालते टाइम बताया था आपको कि जब हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिजिट आता है वो सेम आता है, माइनस प्लस में होता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। और यदि ऑड नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव होता है, और जब इवन टाइम्स करते हैं चेंजिंग तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब पहले इससे क्या फर्क होगा, साइन में फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डिटर्मिनेंट पे। तो पहली यदि हम 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट पे बाकी कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस ला सकता है, पर यदि वो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगा, यदि जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ठीक है। अब एक होता है कि हम किसी रो में, कोई रो दी है मुझे 1 2 3 4, यदि मैं कोई पर्टिकुलर नॉन जीरो या जीरो, कुछ भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक कांस्टेंट है नॉन जीरो या जीरो, के को उस रो में मल्टीप्लाई कर दूं, नॉन जीरो या जीरो के को उस रो में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, डिटर्मिनेंट पे इतना फर्क पड़ेगा, यदि के जीरो हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी रो जीरो हो जाएगी, और एक रो के जीरो होते ही डिटर्मिनेंट जीरो। ये कब तक आप डिटर्मिनेंट निकालते निकालते सीख गए होंगे। यदि एक भी रो जीरो है तो बाकी की अदर रो, वो
जो मैट्रिक्स है, यदि उसमें एक रो जीरो है या एक कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो। अब के है नॉन जीरो, तो यदि मैंने एक रो में मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए यदि मैंने एक रो में मल्टीप्लाई किया है नॉन जीरो नंबर के को, तो क्या होगा, वहां से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो इस तरह से समझिए, उसके डिटरमिनेंट पे नॉन जीरो है तो के टाइम्स हो जाएगा बस डिटरमिनेंट, जो हमारी एक्चुअल डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की वैल्यू है उसमें के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन नॉन जीरो तो नॉन जीरो ही रहेगा और जीरो जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉन जीरो और जीरो पे। तीसरा रो ऑपरेशन होता है कि मैं जैसे फर्स्ट रो है उस पर रो ऑपरेशन लगा रही हूँ। किस तरह से लगाऊं, इस तरह से मैंने लगाया कि फर्स्ट रो को किससे चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस कोई नंबर के इनटू कोई दूसरी, मतलब दूसरी वाली रैंक है, दूसरी वाली रो है, उससे ऐसे ऐड कर दिया। और इस वाले से तो आप ये समझ लीजिए ये ऑपरेशन ऐसा है, इससे ना तो रैंक पे डिफरेंस पड़ेगा, ना नॉन जीरो और जीरो होने पे कोई डिफरेंस आएगा, और ना वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। ये ऑपरेशन ऐसा है, या इसको कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑपरेशन ऐसा है जो डिटरमिनेंट पे कैसे भी इफेक्ट नहीं डालता है। जो हमने एक पढ़ा दो रो इंटरचेंज करने वाला, वो माइनस प्लस का डिफरेंस लाता है, साइन में चेंजिंग करता है। हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट उस नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। और ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो ये कुछ नहीं होता मैट्रिक्स में, नो इफेक्ट ऑन डिटरमिनेंट। तो आप लिख लीजिए, टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स, टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स to reduce given matrix to echelon form, to reduce given matrix to echelon form we use some ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इन्हें एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। रो पे लगते हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और कॉलम पे लगते हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू echelon form we use following या given elementary row operation। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो फर्स्ट तो है, हमने लिखा कोई ith रो है, उसे हम इस तरह से करते हैं, ith रो में कोई नंबर k है और j वाली रैंक, j वाली रो में k मल्टीप्लाई किया और i वाली में ऐड कर दिया। तो और ये वाला जो ऑपरेशन है वो नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट ऑन डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट में लिख दिया, नेक्स्ट में से यूज करेंगे। सेकंड ये होता है, मैंने ith और jth रो को इंटरचेंज किया तो ये चेंजेस साइन बट नॉट इन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। थर्ड क्या कहता है, एक मिनट, और थर्ड कौन सा था कि हम किसी भी रो में के मल्टी कोई नॉन जीरो करते हैं तो डिटरमिनेंट जीरो कर देगा। अब हमें जीरो नहीं करना है, यहाँ पे नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो जीरो चल जाएगा क्योंकि सेम की सेम रह जाएगी, हम ये समझ लेंगे कि हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। पर यदि नॉन जीरो हुई तो क्या हो जाता है, के टाइम मल्टीप्लाइड हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय के।
क्या करते हैं, कोई आर आई रो है उसे किया k टाइम्स आर आई, और इसमें होता क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय के क्या होना चाहिए, 0 नॉन जीरो होता तो के 0 लेने से क्या होगा, वही के से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0। बस ये हमें 0 नहीं लेना है इक्विवेलेंट फॉर्म में। यदि हमने 0 लिया तो फिर हम लास्ट तक कंक्लूजन कैसे निकाल पाएंगे कि डिटर्मिनेंट 0 था, नॉन जीरो था, कितनी इंडिपेंडेंट रो आ रही थी, कितने 0 बन रहे थे, अपन ये चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ, और फिर जब हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, यदि मैं इस पे इस रो नंबर ऑफ ये ऑपरेशन लगाए, मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर दी, अब जितने नॉन जीरो जो रोज आती हैं उन्हें क्या कह देते, वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या कहला जाती है, रैंक कहला देती है उस मैट्रिक्स की। क्या कहलाती है, द नंबर ऑफ non-zero rows in echelon form is said to be rank। अब कितना इजी हो गया, पहले हमें एक एक माइनर को चेक करना पड़ रहा था, अब इक्विवेलेंट फॉर्म से क्या हुआ, बस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालो और हमारे पास आ गई रैंक। इजी हो गया उससे, तो अभी और इजी बनाना है आगे पढ़ के। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हमने इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करे और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम चेक कर रहे हैं। अब यदि मैं रो ऑपरेशन ना लगा के कॉलम ऑपरेशन करती तो मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स चेक करती और फिर क्या हो जाता, वही उसकी रैंक हो जाती। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और रो में कुछ नहीं है, बस लिखने में यही है, बस सी वो कॉलम्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे ith और jth कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ith और jth रो पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, एक मैट्रिक्स लेते हैं और फिर उसे चेंज करेंगे। अब यही वाले ऑपरेशंस हमें यूज करने हैं उसमें। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू हम इसे इतना ज़्यादा नहीं सीखेंगे करना। क्यों, क्योंकि हमें तो रैंक निकालने के और भी बहुत इजी तरीके आएंगे, ऐसे थोड़ी निकालने बैठेंगे। ये भी बहुत बड़ा मेथड है, माइनर्स चेक करना ढूंढना उससे भी बड़ा मेथड है वो। कि ये मुझे 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स दिया, मैं कहाँ तक माइनर्स चेक करूँ, डिटर्मिनेंट निकालने में ही हालत खराब हो जाती है। और अब इक्विवेलेंट फॉर्म में 10 रोज पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम रो ऑपरेशंस और कॉलम, हम केवल रो ऑपरेशंस के थ्रू ही करेंगे। और फिर हम रो ऑपरेशन लगाने के बाद जब हमें इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाती है तो हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, कितने नॉन जीरो रो आ रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, रैंक। एक मैट्रिक्स है 1 4 2 3, एग्जाम्पल लिखिए 1 4 2 3। नेक्स्ट रो है 2 5 1 3 2 5 1 3 एंड नेक्स्ट रो है 3 7 3 7 8 4। अच्छा, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, 3 क्रॉस 4 पे देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी झंझट नहीं रहेगा। अब मुझे जीरोस बनाने हैं। पहली रो में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। अब मैं मुझे ये वाली पोजीशंस पहले 0 बनानी होती है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली एंट्रीज को 0 बनाना शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी करते थे ना ऐसा, कुछ
हमें सिस्टम दिया होता था लीनियर इक्वेशंस का, फिर वहाँ से करते थे, वहाँ भी यूज आते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे ये 0 बनाएंगे। अब मैं क्या करूँ, ये मेरी R1 है, R2 है, R3 है, R2 में मैं ऑपरेशन लगाऊं, कैसे, यदि मैं R2 माइनस 2R1 करूं, R2 में से 2R1 करूं, तो क्या मेरी सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री जो 2 है वो 0 हो जाएगी कि नहीं, आराम से हो जाएगी। और R3 में ऑपरेशन लगाऊं, R3 माइनस 3R1, तो मेरी ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी कि नहीं। लगाओ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये मैट्रिक्स इस ऐसे कुछ आ गया। इस मैट्रिक्स की क्लियर फॉर्म है, इस तरह से लिखते हैं इसे, सिमिलर है इस मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स तो बचा नहीं, एक्चुअल मैट्रिक्स तो ये। फर्स्ट रो सेम रखते हैं, सेकंड में करते हैं 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 8 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3। सेकेंड रो कर दिया हमने चेंज। अब थर्ड रो करते हैं 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 माइनस 5, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 9, 3 3 9, 4 माइनस 9 माइनस 5। आगे से अब मुझे इससे यहाँ 0 बनाना है, इस वाले में। अब इससे बाद एक 0 बढ़ गया, अब इसमें यहाँ 0 बनाना है। अब किस तरह बनाना है, देखो किस तरह बनाए। R3 में रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कैसे करेंगे, R3 माइनस R2, लेकिन R2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 से डिवाइड करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5/3। कर सकते हैं कि नहीं बताओ। और आप देखो मैट्रिक्स 1 4 2 3 0, इसमें चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो ये एज इट इज 0 पे कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे, 0। अब आ गया -5 -5/3 इंटू -3, हो गया 0। इसमें करते हैं 2 माइनस 5/3 -3, ये हो गया +7। फिर आ गया -5, ये सेम एंट्रीज हैं, ये हो जाएगा 0। तो देखिए, तो अब मुझे नॉन जीरो रोज कितनी मिल गई इस इक्विलिब्रियम फॉर्म में, 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। तो रैंक कितनी हो गई, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो, उसकी रैंक हो गई 3। रैंक कितनी हो गई, 3। किया क्या, देखिए आप, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ और यहाँ 0 बनाना था, तो रो ऑपरेशन लगाए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करने पे 0 हो जाए। जरूरी नहीं है माइनस करते, हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव होती तो हम प्लस करते, जिससे 0 बनता, ठीक है ना। प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे समझ लो, -2 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे ये 0 बनाया और हमें नॉन जीरो रोज मिल गई, और हम नॉन जीरो रोज काउंट किया, रैंक हमारे कब्जे में, रैंक आ गई। अब ये तो हमने निकाल दिया, ठीक है। एक तो रिजल्ट है, रिजल्ट लिख लीजिए, बस रिजल्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग और ट्राई कर लेना अपने बुक से। कुछ रिजल्ट है, अब देखिए
मैंने आपसे कहा इक्लियन फॉर्म में हम चेक कर रहे थे नॉन ज़ीरो रोज और हमने लगाया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब यदि मैं रो ऑपरेशन की जगह कॉलम ऑपरेशन लगाऊं और क्या करूं, नॉन ज़ीरो कॉलम्स यूज़ करूं, तो भी हमारे पास रैंक आएगी। और कोई एक ही मैट्रिक्स है तो सेम ही आएगी। ठीक है। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मेरे पास ए है, ए ट्रांसपोज है, मैंने इस तरह से इसे किया या मैं इस तरह से करूँ, इस वाले को इस तरह से करूँ, कर तो सेम ही रहे ना। अब तो रोज ही तो कॉलम बनी है या कॉलम ही तो रोज बनेंगे। ठीक है। यदि मैं इसमें कॉलम लगा दूं, इसमें रो लगाऊं, सेम बात है। तो आप ये मानते हो ना कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर इसमें नॉन जीरो कॉलम्स जो मिलेंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे, रैंक सेम ही आएगी। तो हम कह सकते हैं ए की रैंक ए ट्रांसपोज की रैंक हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। लिख लीजिए, रिजल्ट है ये, रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ए की रैंक और ए की ट्रांसपोज की रैंक क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। एक रिजल्ट हो रहा है, पहले हम उस रिजल्ट को रियल पे बात करेंगे और फिर करेंगे इस पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे। एक रिजल्ट हो रहा है, देखिए ए क्या है, n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है। ये रिजल्ट याद रखना है आपको। तो होता क्या है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए बराबर रैंक ऑफ ए होता है, बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है और बराबर होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। इस टाइप से एक रिजल्ट होता है। इस टाइप ये दोनों तो सेम होते ही हैं। बात करेंगे इनकी, तो ये कैसे निकालेंगे, आप सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़िए पहले। सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है, सिल्वेस्टर थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहती है, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो क्या होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ में काम आती है। किस तरह आती है ये मैं आपको बता दूंगी, प्रूफ नहीं बताऊंगी, बाकी इसका किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं थोड़ा आइडिया। अब नलिटी क्या होती है, अब नॉन जीरो बात कर रहे हैं, नॉन जीरो रैंक में रख दी, अब ये पर होती कॉलम्स के बराबर है। ठीक है। एक मैट्रिक्स है उसमें यदि 5 कॉलम है, एक मैट्रिक्स है उसमें 5 कॉलम है और यदि उसकी रैंक 3 आ गई तो नलिटी 2 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। रोज मुझे नहीं पता रोज में 3 है कि 4 है कि 5 है, रो से मतलब नहीं है, उसकी नलिटी कॉलम पे डिपेंड करती है। तो हम नलिटी के लिए क्या मानेंगे, अभी तक के लिए अभी यूज नहीं है हमारे पास इसका, आगे जब और यूज आएगा तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि नलिटी है क्या। अभी रैंक समझाए, रैंक दिमाग में रखिए, रैंक आप निकालना जान गए हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स, जब यदि हमें मैट्रिक्स भी ना दिया हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो, तो भी हम बता सकते हैं मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। तो नलिटी निकालने के लिए आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए। याद रखिए, यदि 5 कॉलम है 3 रैंक है तो 5 माइनस 3 2 इज नलिटी। ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। और अब इसके प्रूफ पे बात करते हैं।
तो हम इस वाले के प्रूफ के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स लेंगे, एक वेक्टर लेंगे जो हम लेते हैं नलिटी, एक ही नलिटी में कोई वेक्टर लिया हमने, तो होता क्या है, वेक्टर लिया x, तो ax नलिटी में है तो उसका मल्टीप्लाई 0। आपने पढ़ा होगा ना कर्नल की, जैसे हम एक फंक्शन ले रहे थे, होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा होगा, एक से जब हम इसकी कुछ ऐसे कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स आते थे डोमेन के, जो हमें कोडोमेन की आइडेंट ग्रुप में पढ़ते थे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, जो कोडोमेन था, कोडोमेन की आइडेंटिटी पे करते थे मूव, वो जो इनकी इमेजेस थी। कर्नल एक ऐसा सेट था जिसमें हर एलिमेंट का जो इमेज थी वो क्या हो जाती थी, हमारे कोडोमेन की आइडेंटिटी पे जाती थी। इसकी आइडेंटिटी ई होती थी, हम इसकी ई डैश मानते थे, तो वो कर्नल होता था। यहाँ भी सेम कुछ ऐसा समझिए, यहाँ पे नलिटी में वो वेक्टर आते हैं, किसी मैट्रिक्स ए की नलिटी में वही वेक्टर आते हैं। यदि मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, इस पे ऑपरेट करूँ, तो नलिटी का मतलब हो गया 0। ऑपरेट करने के बाद यदि इसके नल वेक्टर नल स्पेस में है, नल स्पेस आगे आएगा, वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे जब, यदि ये नलिटी है और नलिटी के लिए एक हमारे इसके नल स्पेस में यदि x है तो 0 देगा इस पे ऑपरेट करने के बाद, ये होता है। और हम इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, ए ट्रांसपोज से ऑपरेट करेंगे इसे लेफ्ट साइड और करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो x है वो इसके साथ साथ इसकी नलिटी में भी चला जाएगा, और जब दोनों की नलिटी में चला जाएगा फिर हम एक लेंगे कोई वेक्टर y जो इसकी नलिटी में होगा, फिर हम a से करेंगे, ए ट्रांसपोज से करेंगे, बैक साइड से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम फिर पाएंगे कि वो जो y वेक्टर है वो a की नलिटी में आ जाएगा, तो a की नलिटी 0 हो जाएगी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों स्पेस सेम हो जाएंगे। अब नलिटी दोनों की सेम आ गई, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा, रैंक क्या आ जाएगी, दोनों की सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों की रैंक भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी तरह से इन दोनों के लिए करेंगे, और फिर हम जानते हैं ये दोनों बराबर होंगे, तो फिर ये चारों की सेम हो जाएगी। अभी तक आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा नहीं है, तो आपको नलिटी, नल स्पेस, ये रैंक है, रेंज स्पेस भी आएगा आगे, तो वो सब पढ़ा नहीं है। तो इसके प्रूफ यदि मैं आपको ज़्यादा प्रॉपरली सॉल्व कराऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा अभी। तो आप अभी इतना याद रखिए, रिजल्ट्स को याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए नलिटी के लिए, ये इसे सिल्वेस्टर थ्योरम कहते हैं। और जब आगे हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसे रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से भी जानेंगे, सेम यही होगी, इसे रैंक नलिटी थ्योरम भी कहेंगे। ये याद रखिए, ये रियल मैट्रिक्स है तो कुछ इस टाइप से होता है, ये कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए बराबर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और यदि हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें किसी मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स की वैल्यू होती है वो उसकी रैंक और नलिटी के बराबर होती है। और एक रिजल्ट ही ऐसा होता है जो हम कॉम्प्लेक्स में मानते हैं, रियल की जगह कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। इसी के जैसा है, क्या है, रैंक ऑफ ए थीटा बराबर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए थीटा बराबर रैंक ऑफ ए थीटा। यहाँ पे मैट्रिक्स का रियल होना जरूरी है, लेकिन इस वाली कंडीशन के लिए मैट्रिक्स रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी मैट्रिक्स, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे रियल वर्ड है, क्योंकि हम ये क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये ओनली ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे हम केवल रियल मैट्रिक्स पे बात कर पा रहे हैं। तो ये रिजल्ट है, ये आप याद कर लीजिए। अभी के लिए इतना ठीक है, बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे रेंज स्पेस, नल स्पेस, तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रूफ हो रहा था।
किस तरह से हम इसकी नल स्पेस, रेंज स्पेस को यूज कर रहे थे। और अब आगे, इसके आगे आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिसेस की डेफिनेशन मतलब जो एक सिंगल ऑपरेशन से, सिंगल रो या सिंगल कॉलम किसी एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनते हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, एक रिजल्ट भी आएगा आगे कि कोई एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ए है, वो हम उसे किसी भी कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के क्या बना सकते हैं, वो मैट्रिक्स हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। दो मैट्रिक्स हैं, उनका सम कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी रैंक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा कि दोनों की जो रैंक है, ए और बी की रैंक से ए इंटू बी की रैंक का या ए प्लस बी की रैंक का क्या रिलेशन होगा, वो भी देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।